ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आपका स्वागत है आज के क्विज में। आज हमारी गेम के पिन है 614131। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और आपको शेयर कर देता हूँ। ये आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर काहूत ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप है ना वेबसाइट गूगल पे जाइए, यहाँ पे डालिए www.kahoot.it और गेम पिन मांगेगा। गेम पिन आपको आज डालनी है 614131। गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि और जन फिर वेट। यस, 10 जन हो चुके हैं। हम गेम पिन यस प्रथम भी आ चुके हैं। आपसे वो और फटाफट हो सकता है तो आप ज्वाइन हो जाइए। गूगल पे जाके kahoot.it क्लिक करना है और वहाँ पे गेम पिन मांगेगा। तो हमारी आज गेम की पिन है 614131। होप आप लोग को समझ गया होगा। मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स मूव। स्टार्ट का बटन क्लिक कर रहा हूँ। आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाए। जो बचे वो भी ज्वाइन हो सकते हैं बाद में। लेट्स मूव। साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 हमारा आज क्विज है। लेट्स 3, 2, 1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज हेरिडिटी? लेसन का नाम ही है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको लेसन का नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट। हाँ, यस यस। 4 जन ने 5 जन ने आंसर दे चुके हैं। टाइमिंग कम हो रहा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 12 आंसर्स मेरे को मिल चुके हैं। सिर्फ 2 सेकेंड्स, 1, 0। यस, एंड द राइट आंसर इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो आप ये देख रहे होंगे कि है ना, यहाँ पे आंसर है ना ऑलमोस्ट सब जन ने राइट ही दिया है। बट यहाँ पे मैंने एक है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था, जो कि सीटी में पॉसिबल है या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीटी में कोई से भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, सब कॉन्सेप्शनल बेस होंगे, सब हमको आता रहेगा। बट फिर भी हमारा मन करेगा ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा जन ने रेड और येलो कर, येलो आंसर राइट है एंड रेड जन 5 जन ने रेड को किया है। वो गलत क्यों है ये बता देता हूँ। उसमें लिखा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक सही है। बट ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे से पेरेंट्स तक थोड़ी आता है। आपने आगे का सेंटेंस बराबर पढ़ा, बट आपने ना घाई गए में शायद आगे का नहीं पढ़ा होगा, या है ना घाई गए में आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वहाँ पे लिखा ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स, मतलब बच्चे से पेरेंट्स में थोड़े आता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। और जो येलो ऑप्शन राइट किया, क्योंकि वहाँ पे ना सेम इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से पास हो रहा है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड इट इज द राइट स्टेटमेंट। और जो येलो ऑप्शन, ब्लू ऑप्शन है, एक जन ने चूज किया, उसमें क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। एनिमल टू ह्यूमन बीइंग कुछ कनेक्शन ही नहीं है। वो एंसेस्टर्स से, हाँ, हम जानवर से है ना इंसान बनता है, ये मानता हूँ मैं। बट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी ट्रांसफर होता है। सो डोंट वरी, आपकी अभी गलती हो जाएगी बट एग्जाम में नहीं होगा। और मेरे को लगता है ये क्वेश्चन है ना मोस्ट प्रोबेबली आ ही सकता है, क्योंकि हम आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं बट ये नहीं देखते कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। बच्चे से पेरेंट्स तक जा रहा है या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आ रहा है। एंड द लास्ट ग्रीन ऑप्शन भी एक किसने चूज किया लास्ट, ट्रांसफर ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? स्टडी थोड़े है वो। ओके, डोंट वरी, आपकी अभी गलती होगी बट सीटी में गलती नहीं होगी। साथ साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी देते आऊंगा। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है कि ना ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। मतलब हमारे जो पेरेंट्स के जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो किस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, वो सब हमारे अंदर आने को क्या बोलते हैं हम लोग? हेरिडिटी। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हो 6 जन कौन आंसर राइट दिया, कौन कितना फास्ट दिया। यस, साहिल टॉप पर है, संस्कृति सेकंड है एंड अथर्व थर्ड पर है। नूतन एंड श्रद्धा फोर्थ और फिफ्थ को पोजीशन मेंटेन किए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो और आंसर भी होशियारी से दो। लेट्स मूव। हु वाज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? ये फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको लेसन नंबर 1 के। होप ये आंसर राइट देंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। पहला क्या है ऑप्शन? हुगो डुब्रेज, हेनरी कैवेंडिश, चार्ल्स डार्विन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज जॉन ग्रेगर मेंडल। तो लेट्स सी, 6 जन ने आंसर 12 सेकंड में दे चुके। 8, 9, 10। यस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0 and the right answer is जॉन ग्रेगर मेंडल। यस, कोई बात नहीं, आपके आंसर अभी रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड यस, मैंने यहाँ ग्रुप में क्या लिखा हूँ? सीटी प्रिपरेशन। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एग्जाम नहीं दे रहे सीटी का। सो आपकी अभी गलती होगी, कोई बात नहीं, बट मेरा ये उम्मीद है कि आप एग्जाम के टाइम पे ये गलती नहीं करेंगे। जॉन ग्रेगर मेंडल, यहाँ पे हम लोग बुक में सिर्फ शॉर्ट में दिया है ग्रेगर मेंडल। और हमने ये इनके बारे में ना पिछले स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था, जिन्होंने पूरा है ना उन्होंने पूरा फॉर्मेट बताया था कि कैसा है ना रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसके लिए उनको है ना मॉडर्न जेनेटिक्स का पायनियर मानता है। पायनियर मीन्स द वन हु हैज स्टार्टेड और फॉर्म द मॉडर्न जेनेटिक्स। उनका न्यू बोलते हैं ना हम लोग, फाउंडेशन जो स्टार्ट करते हैं।
उनको मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल। और 4 जन ने चार्ल्स डार्विन चूज किया है। डोंट वरी, आपकी अभी गलती हो जाएगी बट सीटी के टाइम गलती नहीं होगी, कोई बात नहीं। लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड। किसको कितने मार्क्स मिले हैं, कौन ऊपर नीचे है? यस, आरू ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं और शैबी भी ऊपर आ चुके हैं। यस, साहिल ने फर्स्ट और संस्कृति सेकंड पर ही रहे, उन्होंने अपना पोजीशन मेंटेन रखा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। थर्ड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स पर है। कॉक इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मालूम होगा, बट कॉकीज, अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छा पढ़ा होगा, मैं हर सेशन को बोलता हूँ द मोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द टेक्स्ट बुक ओनली। पहले हम लोग को टेक्स्ट बुक रिफर करना चाहिए, बाद में फिर अलग अलग हम लोग डाइजेस्ट हो गया, नवनीत हो गया, जो मास्टर की हो गया वो यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, कॉकीज वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? 13 जन ने आंसर दे चुका है। यस, इट्स फॉल्स। इक्वल बोथ आर इक्वल। यस, हाफ ऑफ द स्टूडेंट आर कंफ्यूज। क्या है? यस, कोकीज आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मालूम होगा, कोकीज इज ऑल्सो नोन एज द टेल बोन। टेल बोन को हम कॉकीज कहा जाता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा दिया है, कॉकीज इज नॉट द वेस्टिजियल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कॉकीज भी मालूम होगा, वो टेल बोन है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन कॉकीज नहीं है। अरे भाई है, नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन तो आपको मालूम होगा, डीजेनरेटेड पार्ट और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसा मैं ह्यूमन बींग हूँ तो मेरे बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गन्स होंगे, वो मेरे को काम के नहीं होंगे, तो उसको हम लोग वेस्टिजियल बोलते हैं। या डीजेनरेटेड, जैसे हमारा अपेंडिक्स, तो डीजेनरेटेड पार्ट है, टेल बोन हो गया डीजेनरेटेड पार्ट है, अंडर डेवलप्ड में जो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, तो हमारे लिए वो काम का कुछ भी नहीं होता है, यूजलेस होता है वो, इसलिए हम लोग उसको वेस्टिजियल बोलते हैं। तो वैसे ही टेल बोन जो हमारे पास थी, वो है ना हमारे लिए कुछ काम नहीं आती, तो वही लिखा हुआ है कॉकीज इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग। तो वो कॉकीज हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, वो बल्कि हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो डोंट वरी, आपकी अभी गलती हो गई है, बट नेक्स्ट टाइम आप है ना इसका श्योर रहेंगे आंसर के साथ। तो जो ट्रू किया है वो आप अपने आंसर को करेक्ट कर लो। कॉकीज मीन्स द टेल बोन। सेम क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा विद सम ट्विस्ट एंड टर्न। लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फर्स्ट एंड द सेकंड पेज सेंट्रल डॉगमा इसके ऊपर ही बेस है। सो टेल मी व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? पहला ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस, सेकंड ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, एंड द फोर्थ ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग डीएनए। लेट्स 10 seconds लेफ्ट एंड 9 आंसर्स आ चुके हैं। 7 6 5 4 3 बोलते, यस यू हैव गॉट द आंसर। अपने 3 सेकंड पहले आंसर्स अपने दे चुका है। यस, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, एंड हियर 7 स्टूडेंट्स हैव मिसस्पेल्ड, गलत उन्होंने आंसर दिया है। कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूँ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ये फर्स्ट पेज में है ना, लास्ट लाइन अगर आप देखोगे, फर्स्ट पेज ऑफ द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, डाउन आपको है ना ये सेंटेंस मिल जाएगा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। मतलब डीएनए से जब वो आरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए फॉर्म होता है, जब वो सिंथेसाइज करता है, तो वो प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव चूज द रेड ऑप्शन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस। सॉरी, वो डीएनए सिंथेसिस नहीं करता है, ऑलरेडी डीएनए रहता है, बल्कि आरएनए सिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव चूज येलो ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। सॉरी, वो भी आंसर उतना परफेक्ट नहीं है। एंड द लास्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग डीएनए। यस, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रोड्यूसिंग ऑफ डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन हम लोग कहते ही नहीं है। सो लेट्स सी कौन 6 जन ने आंसर राइट किया है। अगर आप आंसर लग रहा है कि आप है ना गलत हो, डोंट वरी, आप नेक्स्ट टाइम इसको प्रिपेयर करके आएंगे अच्छे से, तो आपके आंसर राइट होंगे। और जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप याद रखेंगे, तो एग्जाम में तो ये गलती होगी नहीं। लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड। ओ आरू थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं, एंड साइंस एंड संस्कृति आपने वापस अपनी पोजीशन मेंटेन कर चुकी है। आप पहले पे थे, सेकंड पे थे, पहले सेकंड वापस आप चूज कर लियो, मींस आपको वापस वो 5 of 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? अब मैं वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका मीनिंग बता चुका हूँ, होप इस बार गलती नहीं होगी। तो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन, टेल बोन मीन्स कॉकीज, बॉडी हेयर, अपेंडिक्स एंड ऑल ऑफ दिस। अब इसमें से हमें कौन सी चीज़ वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब हमें कुछ काम की नहीं आती, ह्यूमन बींग्स को उसका कुछ भी काम नहीं है। अगर आपने वेस्टिजियल ऑर्गन का जो पैराग्राफ है वो अगर एक बार रिवाइज किया होगा तो इट इज़ इजी टू आंसर।
खूप सोपा आहे तरी पण अनेक मुलांनी चुकी केला। ओके, तो यार 11 स्टूडेंट्स ने ना अपनी अपनी मर्जी चला दी। लेट्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक कॉमन मिस्टेक होती है। कोई भी एग्जाम अगर हम लोग देने जाते हैं, अगर हमको लगता है कि ना ये 4 ऑप्शन रहेगा, हम लोग आसानी से दे देंगे, बट मिस्टेक ये होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन देता है, इतना कंफ्यूजन होता है कि ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है, हमारा मन कंफ्यूज कर देता है। सो लेट्स सी, टेल बोन आंसर आपका राइट था, बट आपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बॉडी हेयर, किसने बॉडी हेयर चूज किया तो बॉडी हेयर भी राइट है, अपेंडिक्स भी राइट है, बट अगर आपने फोर्थ ऑप्शन देखा है उसमें लिखा है ऑल ऑफ दिस, मतलब जितने भी ऊपर है सबका है ना, सब है ना वेस्टिजियल ऑर्गन है या नहीं, ऑल ऑफ दिस क्लिक इज द राइट आंसर। और हम लोग क्या करते हैं अभी गाय अभी है ना, बहुत जने ना पहला देखे होंगे रेड वाला ऑप्शन टेल बोन, यस ये राइट है, गाय में कर दिए होंगे। और कोई ना येलो ज्यादा जन ने करे अपेंडिक्स, आपने यस अपेंडिक्स भी ऑल्सो द राइट आंसर, बट आपने ये नहीं देखा कि चारों ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी है। कभी कभी आता है बोथ आर करेक्ट, कभी कभी आता है नॉन ऑफ द अबाव, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम लोग का आंसर राइट होता है, फिर भी एक छोटी सी गलती के लिए हम लोग चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते और वो गलती हमारे को भारी पड़ती है। एंड बॉडी हर एक जन ने किया यस, आपका भी आंसर राइट है यस। और जो 3 जन है, लेट्स सी वो 3 जन कौन है जिन्होंने राइट आंसर दिया है। तो आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे हिसाब से आपको चारों ऑप्शन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंसर ऐसा होता है कि 2 आंसर भी उसके राइट रहते हैं, सेलेक्ट एनी 2 भी आता है। सो आपकी अभी गलती हो जा रही, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। एंड लेट्स मूव टू फॉरवर्ड गेम स्कोर बोर्ड। यह संस्कृति आप फर्स्ट पे आ चुके हैं, आरू सेकंड पे। लगता है साहिल ने इस बार लेट आंसर दिया था या आपसे थोड़ी गलती हो गई है, डोंट वरी, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना एंड यू विल बैक इन द पोडियम। लेट्स, न्यूटन ने अपना पोजीशन मेंटेन किया, वो 4th पोजीशन पर ही है। शैबी भी आगे आते हुए नजर आ रहे हैं 5th पोजीशन पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। True or false? Heredity means transfer of genetic information from offspring to parents. ओ, ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही क्वेश्चन में। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना, कहाँ से? ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको चूज करना है। 12 आंसर आ चुके हैं मुझे सिर्फ 12 सेकेंड्स के अंदर, 12 सेकेंड्स पहले ही। ओ, ये जरूरी है ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये ना जो आंसर रॉन्ग कर रहे हैं, ये आप या तो एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहे हो या फिर आप है ना अपना गेम खेल रहे हो। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपने से कि आप लोग है ना स्प्लिट स्क्रीन यूज करें, आधे में आप खुद का इंटरफेस रखो और आधा है ना जूम का रखो, ताकि मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो आपका है ना जो लेसन है वो भी रिवाइज होता है और सीटी की प्रैक्टिस भी होती आ रही है। यस, फिर भी मगर मैं ये देख सकता हूँ कि 8 जन ने ना राइट आंसर दिया हुआ है, 6 जन ने गलती किया है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हेरिडिटी का जो मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यस ये राइट है, बट कहाँ से कहाँ हो रहा है वो तो देखिए आप। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हो रहा है या ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सो आप अभी गलती कर लो कोई बात नहीं, बट सीटी में आप अपना मार्क्स लूज कर सकते हो। तो होप मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो हेरिडिटी मीन्स जेनेटिक का ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। कहाँ से होता है? पेरेंट्स से बच्चे के पास आता है ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी बोल सकते हैं हम लोग, चाइल्ड बोल सकते हैं या ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो पेरेंट्स से आता है, बच्चे से उनके पास नहीं आता, मतलब बच्चे से ना पेरेंट्स के पास नहीं आता है। तो ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है सीटी में। तो चलो हम लोग स्कोर बोर्ड देखते हैं अभी। यस, संस्कृति आरू एंड साहिल अपना पोजीशन मेंटेन किए, वो अभी अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। आशावरी और अभिषेक मतलब 4th और 5th पोजीशन चेंज हो चुका है आशावरी और अभिषेक के वजह से। यस, आप लोग भी टॉप पे आ सकते हो, जितने भी नीचे स्टूडेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, आप लोग भी ऊपर आ जाओ जल्दी जल्दी। लेट्स मूव 7th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज इवोल्यूशन? यस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? Let's move to the option. Gradual development of organism over a long period of time. Gradual development of organism in short period of time. Fast development of organism over a long period of time. None of these. पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है बहुत लंबे समय के लिए। दूसरे में बोल रहा है कि स्लो डेवलपमेंट होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड येलो ऑप्शन में बोल रहा है कि एकदम फास्ट डेवलपमेंट होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स सी, यस 6 जन ने आंसर राइट दे चुका है। और नॉन ऑफ दिस, 4 जन ने नॉन ऑफ दिस चूज किया है। डोंट वरी, आप है ना, मैं इसके लिए आपको बोलता हूँ कभी भी आप है ना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार बस आप टेक्स्ट बुक को है ना बस एक बार रिफर करके आ जाओ,
क्योंकि आपने पूरा साल भर पढ़ा है, बट आपने 1-2 महीने से अगर है ना नहीं पढ़ा है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक को बस एक बार देख भी लोगे ना तो सब रिकॉल हो जाएगा आपको। और साथ साथ में मैं आपके साथ हूँ जो आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन भी कर दे रहा है इन वन शॉट विद द सीईटी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में, कोई भी एक जानवर बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा विद बेटर वर्ड, तो ऑर्गेनिज्म में जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, कुछ नई नई चीज़ आती रहती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं होता है। कुछ भी चीज़ करने के लिए, कुछ भी चीज़ डेवलप होने के लिए टाइम लगता है, एंड दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। ये लेसन का नाम है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको इसका है ना मीनिंग भी कम्प्लीटली मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप इवोल्यूशन पैराग्राफ में आपको इसका डेफिनेशन तो पहले लाइन में ही मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कभी जब भी आप सेशन ज्वाइन करो तो पहले आप टेक्स्ट बुक को एक बार रिफर करके आ जाओ। तो डोंट वरी, आपकी अभी गलती हो जा रही है, आपको अभी समझ आ जा रहा है, आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो, आप एग्जाम में ये गलती नहीं करोगे। सो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आरू ऊपर नजर आते हुए दिख रहे हैं। यस, आरू फर्स्ट पोजीशन में आ चुके हैं, और संस्कृति और आरू के बीच में टफ कंपटीशन चल रहा है, वो ऊपर नीचे होते आ रहे हैं। एंड साहिल अपनी पोजीशन मेंटेन करे, वो थर्ड पोजीशन पर ही। आशावरी अथर्व अभी शायद ऊपर आ चुके हैं, वो फिफ्थ पोजीशन पे नहीं थे, अभी वो अथर्व फिफ्थ पोजीशन पे आ चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आरू और संस्कृति के बीच में सिर्फ नियर बाय 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो आप भी कवर करके ऊपर आ सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन की और क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये एक बुक का नाम है, वो किसने लिखा था। तो पहला ऑप्शन जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, हुगो डू राइस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल। तो इन चारों में से इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 सेकेंड बाकी है, और यहाँ पे 8 आंसर आ चुके हैं। 7 6 5 4 3 2 1 एंड लास्ट एंड आंसर इज चार्ल्स डार्विन। यस, यहाँ पे देख रहा हो कि आपके ना जो राइट आंसर देने के नंबर से वो बढ़ते आ रहे हैं। अभी 8 जन ने राइट आंसर दिया है एंड सिर्फ 5 जन ने गलत किया है। डोंट वरी, आपकी ऐसी प्रैक्टिस करते करते आप एग्जाम में ये गलती नहीं करोगे और आप क्रैक कर दोगे अच्छे मार्क्स के साथ। क्योंकि आपको अगर अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, मतलब ये कॉलेज में मुझे जाना है, तो आपको मार्क्स मैटर करेंगे सीटी के, क्योंकि इस बार 10th के जो मार्क्स है उसके कुछ वैल्यू नहीं है। अगर हम लोग एडमिशन करना है तो सीटी के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और आप सोचते हो कि हाँ मेरे को ये बड़ी कॉलेज में जाना है, तो मार्क्स भी आपको अच्छे लाना होगा। सो लेट्स, आपकी अगर अभी गलती हो रही है तो डोंट वरी, डोंट फील बैड, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था, जहाँ पे उन्होंने बताया था अपने पूरे स्टडी के बारे में कि किस तरह से एक स्पीसीज की ओरिजिन हुई थी, किस तरह से वो बॉर्न हुआ था, किस तरह से शुरुआत हुई थी। लेट्स 8 जन ने आंसर राइट किया। यस, आई एम हैप्पी दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड ऐसा टाइम भी आएगा जब है ना सब आंसर राइट देने लग जाएंगे। तो डोंट वरी, हम लोग स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कोर बोर्ड्स, ये संस्कृति ने, मैं बोला था 100 पॉइंट्स आपके बाकी है, आपने उसको कवर करते हुए फर्स्ट पोजीशन वापस आ चुके हैं, एंड साहिल फिफ्थ पोजीशन पे आ चुके हैं, नसावरी एंड अथर्व थर्ड एंड फोर्थ पे आ चुके हैं। आरू और संस्कृति की वजह टफ कंपटीशन हर क्वेश्चन पे ऊपर नीचे होते आ रहा है। डोंट वरी, आप अपना कंसंट्रेशन, बट ये देखिए कि आंसर अगर आपके रॉन्ग होंगे तो आपको एक भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आंसर राइट तो सोच समझ के दो। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरू एंड संस्कृति के बीच में अभी देखा जाए तो नियर बाय 200 पॉइंट्स के नियर बाय डिफरेंस है, वो भी आप लोग कवर कर लो और ऊपर आ जाओ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, वेयर कार्बन डेटिंग मेथड इज यूज्ड। अब आपको पैलेंटोलॉजी पढ़े होगे, वहाँ पे आपको एक पैराग्राफ होगा कार्बन डेटिंग क्या होता है। इवन आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़े होगे तो वहाँ पे ना कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन भी है रिलेटेड टू दैट। तो कहाँ पे यूज होता है, पैलेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बोथ आर करेक्ट, नॉन ऑफ दिस। और यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप आंसर चूज करना है इसका। लेट्स मूव 3 2 1 एंड राइट आंसर इज बोथ आर करेक्ट। देखा मैंने क्या बोला था कि आप आंसर दे दोगे। सीटी यहाँ पे मेरे को भी लगता था, सबको लगता है कि ना सीटी इज़ वेरी इजी, 4 ऑप्शन लेंगे, 4 ऑप्शन में सब लोग चूज़ कर लेंगे। बट ऐसा होता है कि इतना कंफ्यूज कर देता है कि हमें लगता है ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। सो यस, आपके आंसर जो 8 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है पैलेंटोलॉजी, यस इट इज़ राइट, बट आपने एंथ्रोपोलॉजी को नहीं देखा। और है ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट से मेरे को ये देखने का था कि आपने एक्चुअल टेक्स्ट बुक पढ़ के आया है या नहीं,
क्योंकि जब जब आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर कार्बन डेटिंग यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये दोनों ही सब्जेक्ट में वो यूज होता है। अब हम नॉर्मली हम लोग को पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस याद है तो हम लोग कार्बन डेटिंग मतलब पैलेंटोलॉजी इनफ, बट ये रॉन्ग कंसेप्शन है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो होप आपको ये क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नई चीज़ मिली होगी जो कि आप एग्जाम में मार्क्स जिसकी वजह से लूज नहीं कर पाएंगे। तो पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये दोनों ही करेक्ट है, इसके लिए मैंने बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन इज द राइट वन एंड 2 जन ने ही आंसर राइट दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लूँगा तो आप है ना राइट आंसर पे क्लिक करना, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ें। तो नॉन ऑफ दिस किसने भी नहीं चूज किया है, डोंट वरी, एग्जाम में आपके साथ ये नहीं होगा। अभी तो हमारी प्रैक्टिस चालू है एंड यू विल करेक्ट द सीटी। लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड। 2 जन कौन है जो राइट आंसर दिए हैं? विद अथर्व एंड साहिल, यस अथर्व एंड साहिल आप है ना 4th और 5th पे थे, आप अब 3rd और 4th पे आ चुके हैं। एंड यस आई कैन सी इनके दोनों के भी पॉइंट्स बढ़े, मतलब इन दोनों ने ही आंसर राइट दिया है। यस तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने ज़रूर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा या फिर आपने कंसंट्रेशन आपको मालूम होगा कि हाँ इसका आंसर ये है। तो डोंट वरी, आप लोग भी टेक्स्ट बुक को एक बार बस रिफर करके आया करो, आपको सब याद आ जाएगा। तो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ट्रू और फॉल्स, C14 इज नॉन रेडियो एक्टिव। अब यहाँ पे बहुत जन को कंफ्यूज होगा, C12 C14 रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव। लेट्स सी कितने जन का आंसर राइट है, अब कितने जन ने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, कितने जन ने कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स 10 आंसर आ चुके हैं, अभी भी हमारे पास 10 सेकेंड है। 10 9 7 6 5 4 3 2 and 1 and the answer is false. Yes, 7 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिया, 6 जन ने गलती किया है। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे खुद में एक स्टेटमेंट है, C12 इज रेडियो एक्टिव, C14 इज नॉन रेडियो एक्टिव। तो C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव, सॉरी C12 जो होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या C14 इज रेडियो एक्टिव आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नॉन रेडियो एक्टिव, इसके लिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ना कार्बन डेटिंग होता क्या इन शॉर्ट। तो कार्बन डेटिंग ये होता है कि जब है ना हम लोग किसी भी जो ऑर्गेनिज्म मिलता है या ऑब्जेक्ट मिलता है उसके हम लोग की कार्बन डेटिंग में कितने साल पुराना है वो ये पता करने के लिए हमें वो मेथड यूज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है C12 और C14 का रेशियो लिखा जाता है, यहाँ पे ऐसा C12 C14 का रेशियो, मतलब क्या होता है कि जो C14 होता है, C12 है ना ये नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव। मैं NR से इसको डिनोट करता हूँ, NR से डिनोट करता हूँ, और है ना C14 जो है ये रेडियो एक्टिव है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब है ना हमें ना एनिमल्स के अंदर कार्बन, हम लोग अगर कुछ खाते हैं तो कार्बन हमारे अंदर जाता है, बॉडी में जाता है। एंड बट जब हम लोग मर जाते हैं, जब है ना एक ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है तो उसके अंदर कार्बन जाना रुक जाता है, मीन्स वो है ना फूड कंज्यूम नहीं करता है, तो उसके साथ जो कार्बन जाने का जो कैपेबिलिटी वो है ना लूज कर देता है। तो जो है ना C12 है वो तो उसके बॉडी में रहता ही है, बट जो C14 का रेशियो जो हम लोग को है ना मेंटेन करना पड़ता है। अभी अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो C14 का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, इसका रेशियो रहेगा। बट जैसे है ना मैं मर जाऊँगा या फिर कोई ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है तो उसका जो C14 है वो ख़त्म होने लगता है, वो खत्म हो। और इसके वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ इतना खत्म हुआ है तो इतना साल पुराना ये ऑर्गेनिज्म होगा, या इस पीरियड का ये ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे हम लोग डायनासोर को बोलते हैं हाँ ये इतने साल पुराने थे, या फिर कुछ और फॉसिल मिलता है तो हम उसके बारे में बोलते हैं कि हाँ ये इतना साल पुराना था। तो यही कार्बन डेटिंग होता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो कितनी ऑब्जेक्ट या जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना साल पुराना है। सो आपको होप समझा होगा यहाँ पे कार्बन डेटिंग होता क्या है। यहाँ पे रेशियो लिया जाता है C14 और C12 का। सो C12 नीचे होता है, C14 ऊपर होता है। जब हम लोग है ना डेड हो जाते हैं तो C14 का जो रेशियो है वो नीचे घटने लगता है, और C और 12 वहाँ पे ही मेंटेन रहता है। ये इसमें अंदर मूव टू द स्कोर बोर्ड, किसको कितना मिला देखते। और फिर वापस फर्स्ट पे आ चुके हैं, एंड संस्कृति और के बीच में वापस नियर बाय 100 का ही डिफरेंस है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, फिर बाद में ऑप्शन को भी, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, एंड देन क्लिक ऑन योर आंसर। व्हाट इज फॉसिल? अब मैंने तो ये बोला कि आपको है ना फॉसिल कार्बन डेटिंग में यूज होता है। फॉसिल क्या कितना साल पुराना है ये हम लोग कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं, बट फॉसिल क्या होता है?
लेट्स देखते हैं कितने जन को इसका मतलब मालूम है, क्योंकि आपने पैलेंटोलॉजी अगर पैराग्राफ एक बार पढ़ा होगा तो फॉसिल इज द फर्स्ट स्टेटमेंट कि कहाँ से वो शुरू होता है। पैलेंटोलॉजी उसका एविडेंस जहाँ से शुरू होता है वो फॉसिल के ऊपर ही खड़ा होता है। फॉसिल इज द फाउंडेशन। तो 5 सेकंड बाकी हैं। 12 आंसर मेरे को दिख रहे हैं नजर आते हुए दे दिए हैं। लेट्स सी वो आंसर राइट है रॉन्ग। ओह यस, अब मुझे लग रहा है कि आप है ना प्रिपेयर हो चुके हो सीडी के लिए, क्योंकि 9 जन यहाँ पे आंसर राइट दे चुके हैं और 4 जन बस गलती किए। डोंट वरी, आप लोग भी एक ऐसा टाइम आएगा कि आप लोग भी आंसर राइट ही देंगे। अब व्हाट इज फॉसिल, मैं फॉसिल क्या होता है वो बता देता हूँ। अभी हम लोग बहुत से ना पहले ना डायनासोर्स थे, बहुत सारे ना बड़े बड़े मैमल्स थे जो है ना अभी ना नहीं रहे। जैसा वो मैमथ को देखा होगा आपने, जो है ना बॉडी है, मतलब एक हाथी आता था जितने बड़े बड़े उसके दांत होते थे एंड बॉडी पूरा घना हुआ रहता था, तो वो भी अभी ना एक्सटेंड हो गया, मतलब वो है ना अभी नहीं रहे, उनकी जो प्रजाति वो खत्म हो गई है। तो उनके ना डेड बॉडी जो होती है, जैसे डायनासोर है ना एस्टेरॉयड, अगर है ना मैं आपको पूछूं कि है ना डायनासोर ये सब है ना एक्सटेंड क्यों हुए, तो यहाँ पे एक रीज़न आता है जहाँ पे मेट्रॉइड्स फॉल, जहाँ पे है ना एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे हमारे ऊपर धरती पर है ना गोले गिरने लगे थे, इसके वो मेटेरॉइड्स थे। मेट्रॉइड और एस्ट्रॉइड्स तो आप देखे होंगे अपने सोलर सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे अर्थ के ऊपर है ना विद द हाई स्पीड, बहुत स्पीड से आता था। जब वो आता था तो है ना पूरे वो आग के गोले बन जाते थे। अब वही है ना जब डायनासोर बहुत बड़े बड़े होते थे तो वो उनके ऊपर बॉडी में आके ना गिर जाते थे, और जिसकी वजह से ना उनकी दो डेथ हो गई, वो मर गए। और आप पूछोगे तो सब मर गए तो ह्यूमन बींग्स भी बचे। ह्यूमन बींग्स इसलिए बचे क्योंकि उस वक्त हम लोग है ना चूहे जैसे थे, चूहे भी नहीं बच सकते बट चूहे जैसे ही थे। यहाँ पे आपको है ना टेक्स्ट बुक में ना नाम दिया है ह्यूमन लाइक एनिमल, लाइक लिमर्स हम लोग जैसे थे। वो है ना एक चूहे जैसे ही दिखता है, क्योंकि वो छोटे थे तो वो है ना कोई बिल में जाके छुप जाते थे, तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं हुआ। बट डायनासोर बहुत बड़े थे, तो मेट्रोइड्स जो पत्थर है ना बड़े बड़े आते थे वो है ना उनके ऊपर गिरते थे, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, और जितने मोस्ट ऑल ऑफ मोस्ट जो थे वो है ना डायनासोर मर गए। तो यही है ना मरने के बाद है ना अभी जैसे जैसे टाइम गया उसके ऊपर मिट्टी जमने लगी, लेयर बनने लगा, सब घर बनाने लग गए, फिर बिल्डिंग बनी, फॉरेस्ट बना। तो जो नीचे इंप्रेशन होता है, मतलब रेमनेट्स बोले तो रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब एक डायनासोर का जो पार्ट्स बचा हुआ रहता है उसको हम लोग रिमेनिंग पार्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग वेल मच्छी का भी देख सकते हैं, अगर उसको हम लोग बोरीड कर दो, मतलब उसको अगर हम लोग दफना दें बाद में देखेंगे तो उधर वहाँ पे ना एक छापा बन जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का रेमनेंट मतलब रिमेनिंग पार्ट, कुछ भी उसका हिस्सा या फिर इंप्रेशन या फिर उसका छापा इंप्रेशन मतलब छापा है, कुछ भी मिलता है हमें इधर प्रिजर्व अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के ऊपर नहीं जमीन के अंदर अगर हमें मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉसिल। फॉसिल फ्यूल भी आप सुना है कि जो फिर ऑयल हम लोग निकालते हैं अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शायद ये भी क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ ग्राउंड लिखा रहेगा, तो ग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरग्राउंड होना चाहिए। होमो सैपियंस मींस वाइज मैन। 5 आंसर आ चुके हैं 15 सेकेंड से पहले ही। यहाँ पे देखता हूँ मैं कि कितने जने टेक्स्ट बुक पढ़ा है या फिर पूरे साल भर आपने कितना पढ़ा है, इसका आपको अंदाजा मिलेगा। होमो सैपियंस मींस वाइज मैन बहुत इजी स्टेटमेंट है, इवन ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, मैथ में भी है, एंड इवन लास्ट जब हम लोग चैप्टर खत्म होता है लास्ट पेज पर ही लिखा हुआ है। तो अब मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, कि जो पार्टिसिपेंट ज़्यादा आंसर राइट दे रहे हो उनके अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कम हो रहे थे बट अभी मुझे दिख रहा है कि आप राइट आंसर दे रहे हो। यस, आपने फिर टेक्स्ट बुक भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर नेक्स्ट टाइम से आप डोंट फॉरगेट टू रीड द टेक्स्ट बुक। वाइज मैन 2 जने जो गलती किया है, तो डोंट वरी, होमो मीन्स मैन या ह्यूमन बीइंग को भी हम लोग होमो बोलते हैं। सैपियंस मीन्स वाइज मैन, वाइज मतलब जो है ना चालाक इंसान होता है उसको हम लोग है ना एक है ना हिस्टोरिकल वर्ड साइंटिफिक वर्ड जो हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं होमो सैपियंस। अब है ना आपको जैसा मालूम होगा कि मैं रोज़ है ना डबल एक्स पॉइंट्स का पॉइंट देता हूँ, मतलब जैसे अभी आपको सिर्फ 1000 पॉइंट्स मिलते थे, बट अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो 2000 पॉइंट्स का आएगा, जहाँ पे है ना आपको मालूम है कि कोई भी है ना 5th पोजीशन से भी फर्स्ट आ सकता है, और फर्स्ट से तो फर्स्ट ही रहेगा वो। यस, तो आप मस्त बैठ जाइए, रेडी हो जाइए वो क्वेश्चन के लिए। डबल एक्स पॉइंट्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन पर, और देखते हैं कौन इसमें कमाल करता है। और साहिल ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, अत्तर थोड़ा नीचे हो गए, कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए। लेट्स मूव टू द ट्रू और फॉल्स। यस, x2 पॉइंट डबल पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो आंसर आराम से देना, राइट आंसर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी स्कोरबोर्ड बदल सकता है, जिंदगी नहीं बदली बट स्कोरबोर्ड आपके पॉइंट्स बदल सकता है। यस, बैलेंस ऑफ ब्लॉकर्स इज कंसीडर्ड कनेक्टिव लिंक बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। अब जब ये डबल एक्स पॉइंट्स का है तो क्वेश्चन भी तो थोड़ा टफ होना तो पक्का ही है।
लेट्स सी कितने जन राइट आंसर देते हो डबल एक्स पॉइंट्स के मालिक होते हैं। अगर आपने ये लेसन के साथ साथ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखे होगे तो ये आंसर आपके लिए बहुत ईजी होगा। और साथ साथ में ये इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो आपको ये कुछ चीज़ नहीं सीखने, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो हर कोई पढ़ता है, इवन सब लोग टेक्स्ट बुक ही पढ़ते हैं, पर उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज रखता है वही कुछ अलग कहलाता है। ओह नो, तो रॉन्ग कर दिया आपने सबने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन द राइट आंसर, बस 2 जन ने गलती की है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली एनिमल क्लासिफिकेशन बट इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेसन ओनली। वहाँ पे ग्रीन बॉक्स में, येलो बॉक्स में लिखा हुआ था कि बैलेनोग्लॉकस जो होता है, जो हेमी कॉर्डेटा में आता है, हाफ कॉर्डेट्स में जो आता है, उसको हम लोग कनेक्टिव लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डेट मतलब जिनके पास वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स मतलब वो जिनके पास वो कॉर्ड जो होता है, नर्व कॉर्ड वो रहता है, नॉन कॉर्ड जिनके पास नहीं होता है, एंड इवन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं हम लोग। तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 जन जिसको डबल एक्स पॉइंट मिल चुके हैं, 2 जन। डोंट वरी, आप अभी गलती कर दो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता था कंफ्यूज करने, तो अभी आ गया तो आपको प्रैक्टिस हो गई है एंड आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाओगे। डबल एक्स पॉइंट्स, या श्रद्धा दिख रहे हैं कि आप बाकी सबको भी लगता डबल एक्स पॉइंट्स के पॉइंट ही चेंज हुए। या श्रद्धा मुझे नज़र आ रहा है कि श्रद्धा ऊपर आते हुए नज़र आ रहे हैं, वो 5th पोजीशन को ना कवर अप कर लिए। लेट्स मूव टू द, अभी और भी क्वेश्चन है, अभी एक ही क्वेश्चन नहीं रखता हूँ मैं, और भी क्वेश्चन जो एंडिंग के होते हैं सब डबल एक्स पॉइंट के होते हैं। तो स्ट्रेट हो जाइए और अब की स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। 14th क्वेश्चन क्या है, डबल एक्स पॉइंट्स का क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये आंसर ऑलमोस्ट सबको मालूम होना चाहिए, बट अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा होगा तो आपको कंफ्यूज होगा। डकबिल प्लैटिपस, लंगफिश, पैरीपेटस या ह्यूमन बींग्स। अगर कोई ह्यूमन बींग्स चूज किया मतलब उसने टेक्स्ट बुक तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं 6 जन आंसर दे चुके हैं, 10 सेकंड आपके पास अभी भी है, राइट आंसर दीजिए क्योंकि ये डबल एक्स पॉइंट का क्वेश्चन है। 5 4 3 2 एंड लास्ट 0 and the answer is peripetus. Oh no, 4 5 6 7 students has given the wrong answer. Don't worry, मैं बोला था अगर आप टेक्स्ट बुक एक बार रिफर करते हो तो वहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, इमेज में आपको दिख रहा है कि पेरिपेटिस की इमेज है। अब वहाँ पे एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा की डिफाइन करता है कि वो एनालिडा आर्थ्रोपोडा की तरह दिखता है। डकबिल प्लैटिपस इज ने रॉन्ग किया तो उनको बता दूँ, डकबिल प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, क्योंकि वो अंडे भी देते हैं और मेमोरी ग्लैंड भी होता है, बॉडी हेयर भी होता है, इसलिए डकबिल प्लैटिपस होता है। बट वो डकबिल प्लैटिपस यहाँ पे नहीं आएगा आंसर। सेकंड किसने, लंग फिश दिया है वो। अब लंग फिश क्या होता है, ये भी कनेक्टिव लिंक है, बट किसका, ये फिश एंड द ह्यूमन रेस्पिरेशन भी करता है, ये लंग्स जैसा हम लोग ह्यूमन मीन्स करते हैं। ह्यूमन मीन्स जिस तरह से लंग्स से करते हैं, तो ये फिश होने के बावजूद मतलब ये फिश भी है और लंग्स से रेस्पिरेशन करता है, मतलब ये भी एक कनेक्टिव लिंक बिटवीन है, मतलब कनेक्टिव लिंक बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड फिशेस, मीन्स एम्फीबियंस एंड पर्पटाइल्स हम लोग बोल सकते हैं। देन ह्यूमन बींग, 4 जन ने ह्यूमन बींग्स भी चूज किया है। मैंने बोला था ह्यूमन बींग जो चूज करा मतलब उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके डोंट वरी, अगर आपकी अभी गलती हो गई, बट मैं होप करता हूँ कि आप ये गलती एग्जाम में ना करें, और जब भी ये ना सेशन ज्वाइन करेंगे आप, तो आप ना टेक्स्ट बुक को एक बार रिफर कर ले। एंड आवर आंसर इज पेरिपेटस, वो एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा सब दोनों के ना करेक्टर्स दिखाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझा होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि संस्कृति आप टॉप पे वापस आ चुके हैं, फर्स्ट पोजीशन आप वापस मेंटेन कर चुके हो। एंड साहिल भी है ना वहाँ से हिले नहीं है, वो अपनी जगह पर आता है वो। एंड श्रद्धा, ये श्रद्धा भी मुझे ऊपर नजर आते हुए दिख रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डबल एक्स पॉइंट है नहीं है तो मेरे को भी मालूम देखना पड़ेगा। लेट्स सी, ओ है यस है, तो अभी किसको भी मौका है वो ऊपर आ सकता है ये क्वेश्चन के साथ। अब ये क्वेश्चन में जब ही बोला कि डबल एक्स पॉइंट है, मतलब आपकी जनरल नॉलेज जहाँ पे एक मैटर करती है कि आपने पूरा क्या पढ़ा है अभी तक, क्योंकि डबल एक्स पॉइंट है तो इतना इजी तो नहीं होगा कि बुक का मैं कॉपी कर दूँ। सो लेट्स सी कितने जन है सही में डबल एक्स पॉइंट्स के हकदार। पहला ऑप्शन वाइज मैन, ह्यूमन बीइंग इन इरेक्ट पोस्चर, ह्यूमन बीइंग्स हैविंग वाइज नॉलेज एंड वाइज एनिमल्स।
लेट्स सी होमो इरेक्टस कितने जन को मालूम है, कितने जन ने पूरा पढ़ाई किया है। ओह जैसा आई कैन सी 5 जन ने आंसर राइट दिए हैं। इरेक्ट इरेक्ट यहाँ पे इन्होंने ना ये दिमाग में बहुत अच्छा लगाया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा था तो आप ये कर सकते थे। आपको यहाँ पे दिख रहा है होमो इरेक्ट, इसका मैं मीनिंग भी बताऊंगा, पहले एक आपको शॉर्ट फॉर्म दिखाता हूँ। होमो इरेक्ट, इरेक्ट दिख रहा है आपको, इरेक्ट वर्ड अगर याद नहीं होता तो ये ऐसा आप है ना अंदाजा लगा सकते थे। इरेक्ट दिख रहा है इरेक्ट, और यहाँ पे भी इरेक्ट पोस्चर। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। हमारे बुक में ना दिया हुआ है होमो सैपियंस, और होमो सैपियंस का मीनिंग क्या होता है, वाइज मैन, ये तो सबको मालूम था। बट होमो इरेक्टस ये टर्म आपको 4th and 5th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री बुक में आया ही था। सब ऑल इंक्लूसिव, अगर CBSE बोर्ड से भी हो या दूसरे बोर्ड से भी आप, तो वहाँ पे भी ये वर्ड था। और होमो इरेक्टस मतलब जो ह्यूमन बींग्स जो इरेक्ट पोस्चर में खड़े होते थे, मतलब है ना हमारे पहले तो हम ऐसे झुक के चलते थे लाइक अ मंकी, पहले हाथ पे चलते थे, फिर थोड़ा और खड़े हुए हम लोग और थोड़ा झुक के चलने लगे। फिर एक टाइम है जब हम लोग इंसान पूरे इरेक्ट, मतलब अभी जैसे हम लोग चलते हैं, अभी भी हम लोग, हमारे पास बैकबोन होने के बाद भी हम लोग ऐसे ढीले ढीले चलते, बट नहीं, हमारे पास है ना इरेक्ट थे, मतलब बैकबोन जब कम्प्लीटली हमारा डेवलप हो गया था तो हम इरेक्ट पोस्चर में खड़े होते थे, मतलब एकदम सीधा। तो डेट्स उसको क्या, वो जब एरा था वो ह्यूमन बींग्स जो थे उनको क्या कहा जाता था, होमो इरेक्टस। तो यार आई कैन सी 5 जन ने आंसर राइट दिया है, इनको भी डबल एक्सपाउंड मिल चुके हैं। ह्यूमन बीइंग इन इरेक्ट पोस्चर। लेट मी एक्सप्लेन टू द अदर्स जिसने गलत किया है। वाइज मैन, सॉरी वाइज मैन किसका है, होमो सैपियंस का है। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। येलो ऑप्शन जो चूज किया उनको भी बता देता हूँ। ह्यूमन बीइंग्स हैविंग वाइज नॉलेज, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना, वाइज मैन या ह्यूमन बीइंग हैविंग वाइज नॉलेज, तो ये भी होमो सैपियंस की इंडिकेशन ऑफ होमो सैपियंस, ये होमो सैपियंस ही है। देन वाइज एनिमल, आप देख सकते हो तो यहाँ पे तीनों पे वाइज यूज था, सिर्फ एक ही ऑप्शन अलग था जिसमें वाइज यूज नहीं हुआ था। तो डोंट वरी, आपकी अभी होप ये आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो सब लोग पढ़े, टेक्स्ट बुक का आएगा तो हम लोग लिख लेंगे, कभी बाई चांस बाहर का आ गया तो विद आवर जनरल नॉलेज। तो होमो इरेक्टस मतलब जो ह्यूमन बींग्स इरेक्ट पोस्चर में खड़े होते थे उनको कहा जाता था होमो इरेक्ट। सो लेट्स सी, अभी लास्ट क्वेश्चन आपको मालूम है कि हर बार की तरह क्या आता है, गुड, बेटर, बेस्ट एंड अमेजिंग, बट यहाँ पे भी आज कुछ डिफरेंस है, तो पहले देखना। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आपको क्विज कैसा लगा वो बताना है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट, लेट्स क्विज। हाउ वाज द क्विज, ये मुझे बताइए। अब जो न्यू स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या लगा आपको। अब मैं बोला चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ऑल ऑफ दिस। दैट्स द कप, इफ यू कैन विन इफ यू वांट, यू कैन विन इफ यू वांट, अगर चाहिए तभी आप जीत सकते हो। एंड यू कैन क्रैक द CET, और आप अपना ड्रीम कॉलेज, मतलब एक अच्छी कॉलेज चाहिए आपको, तो आप ये कर सकते हो। 6 5 4 3 2 1 एंड चलो टाइम अप। एक जन को बेटर लगा एंड बाकी सबको ऑल ऑफ दिस। यस, बेटर भी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इट्स जस्ट वाट्स द फीडबैक, कैसा लगा आपको इसलिए लेने का था। तो अभी टाइम है हमारा देखने का था कौन राजा, कौन रानी और कौन सिपाही बनेगा। लेट्स मूव। सो पोडियम देखते हैं, लेट्स सी। साइंस 2 चैप्टर 1 पोडियम, थर्ड पोजीशन 12 आउट ऑफ 16 अथर्व, उन्होंने 12 आंसर राइट दिया 16 में से। सेकंड पोजीशन 11 आउट ऑफ 16 साहिल ने 11 आंसर राइट दिए। एंड फर्स्ट इन्होंने 13 आउट ऑफ 16 13 आंसर राइट दिए 16 में से संस्कृति। और फोर्थ और फिफ्थ को ने, लेट्स मी चेक, आरू एंड अभिषेक यस, आरू एंड अभिषेक फोर्थ और फिफ्थ थे। यस, कांग्रेचुलेशन जितने भी जन गेम में आज खेले हैं। होप आपको है ना बुक के साथ साथ बाहर की भी नॉलेज मिली होगी, और आपके जो डाउट्स होते हैं CET में कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो बाय एवरीवन।